एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स। जैसे हमने बाकी टॉपिक में पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ेंगे पैंक्रियास की नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पैंक्रियास एक हेटेरोक्राइन ऑर्गन है। आपको पता है हेटेरोक्राइन मतलब कि इसमें एंडोक्राइन भी है और उसमें एक्सोक्राइन सिस्टम भी होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैंक्रियास की हिस्टोलॉजी लेंगे तो ये जो है इसका एंडोक्राइन एरिया होगा, जहां पर अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा और डेल्टा सेल रहेंगे, जो कि अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। ये आपको पता है। जब हम बात कर रहे हैं इसके एक्सोक्राइन सिस्टम का, तो एक्सोक्राइन सिस्टम देखो, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, यहां से ये हार्मोन रिलीज करता है ब्लड वेसल के थ्रू, और ब्लड के थ्रू ये किसी भी पार्ट में जा सकता है। पर जबकि एक्सोक्राइन जो पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह के राउंड राउंड ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड के अंदर जो सेल है उसे कहते हैं एसिनर सेल्स। एसिनर सेल ट्रिप्सिन और अमाइलेज को रिलीज करते हैं। और ध्यान रखना कि ये एंजाइम जब रिलीज होते हैं ना, तो वो जाइमोजन के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनको एक्टिवेट होते हैं वो ड्यूरिंग द ट्रांसफर एंड डिलीवरी इनटू ड्यूडेनम। वैसे वो जाइमोजेनिक फॉर्म मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। सो देखा जाए तो अगर मैं इसको बोलूँ ये एसिनर सेल्स है, तो देखो ये एसिनर सेल्स हैं। अब ध्यान दो कि जब ये सो कॉल्ड एंजाइम्स बाहर निकलेंगे तो ये डक्ट के थ्रू बाहर जाएंगे। तो डक्ट के सेल को मैंने नाम दिया डक्टुलर सेल्स, और जो सेल इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग सेल्स है ना, इसे कहते हैं सेंट्रो एसिनर सेल्स। ठीक है, सेंट्रो एसिनर सेल्स कहते हैं। ये है क्या, एसिनर, ये क्या है डक्टल, और ये क्या है सेंट्रो एसिनर सेल्स। ठीक है, डक्टल सेल रिलीज करते हैं बाइकार्बोनेट, तो जैसे ये एंजाइम्स बाहर आते हैं ना, तो ये सब उस बाइकार्ब के कारण एक्टिवेट हो जाते हैं, बाइकार्ब के कारण एक्टिवेट हो जाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, एक और इमेज देखो, ये तो खैर स्टमक है और ये है पूरा पैंक्रियास। पैंक्रियास में देखो ये जो है ये क्या है, ये एसिनल सेल्स हैं, और एसिनल सेल अपना जो पूरा जो सिक्रीशन है वो बाहर रिलीज कर रहा है ताकि वो पूरा कपड़ा ड्यूडेनम में आ जाए। देखो ये है डक्टल सेल्स जो कि मैं बता रहा हूँ रिलीज करता है बाइकार्ब, और ये एसिनल सेल्स जो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये पूरा एंडोक्राइन पोर्शन है जो कि आइलेट सेल से इंसुलिन या ग्लूकागॉन या फिर सोमेटोस्टैटिन, पॉलीपेप्टाइड, ये सब रिलीज कराता है। ठीक है, अब इसकी मैं अगर और थोड़ा डिटेल में देखूं, तो देखो बेसिकली देखो ये जो है ये पूरा डक्ट है, और यहां से देखो ये सब एंजाइम्स बाहर निकल रहे हैं और डक्ट के थ्रू आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बता रहा था कि जो भी एंजाइम पहले बाहर निकल रहे हैं ना, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में हैं, और जैसे ये बाहर जाते हैं डोनम की तरफ, वो पूरा का पूरा एक्टिवेट होते रहते हैं, वो पूरा एक्टिवेट होते रहते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इसके अनुसार हम पढ़ेंगे नॉर्मल हिस्टोलॉजी एंड ऑल। देखो ये पूरा एंडोक्राइन पोर्शन है ना, इसमें ये पूरा आयत सेल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ, देखो ये जो है ये इंटरलोबुलर डक्ट है ना, इंटरलोबुलर डक्ट है, और ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा एसिनल सेल्स है, ये पूरा एसिनल सेल्स है। इसके अंदर ही वो जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल्स जो है वो यहाँ से निकल निकल के अल्टीमेटली डक्ट के थ्रू बाहर आ जाते हैं इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इनटू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, तो कोई ये है नॉर्मल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी ऑफ पैंक्रियास। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी और जो वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं पैंक्रियास के। ठीक है, तो पैंक्रियास जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही होता है उसमें वो एक एंडोक्राइन प्लस एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है ना, वो एंडोक्राइन प्लस एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो सर कौन कौन से ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, इसमें कौन कौन आते हैं ये भी देखना पड़ेगा। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें कौन कौन आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं कौन, इसमें आ रहा है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन तो एक्टिव हो गया ना, तो ये ट्रिप्सिनोजेन होगा। इसमें आता है काइमो ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस, प्रो इलास्टेस, प्रो इलास्टेस और फॉस्फोलाइपेस। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं। ये सारे के सारे जो है वो इनएक्टिव होते हैं, और जो इनएक्टिव कारण इनको कहते हैं जाइमोजेंस। बिकॉज ये इनएक्टिव है, इनको हम नाम देते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर जाइमोजेंस। तो ये हमें एक्सप्लेन ये करता है, ये जो इनएक्टिव मैंने लिखा ना, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि पैंक्रियास जो है उसमें अगर इतने खतरनाक एंजाइम हैं जो कि पूरी की पूरी फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो पैंक्रियास अपने आप को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। तो मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई पैंक्रियास इज नॉट
सेल्फ डाइजेस्टेड। ये बड़ा क्वेश्चन बन गया, व्हाई पैंक्रियास इज नॉट सेल्फ डाइजेस्टेड। इसका आंसर ये है कि जो भी एंजाइम्स आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, जाइमोजेनिक मतलब इनएक्टिव फॉर्म में आ रहे हैं। ये तो पहला रीजन हो गया। तो फर्स्ट रीजन है, रीजन क्या है, दैट इज द एंजाइम्स वो होते हैं किस फॉर्म में, जाइमोजेन के फॉर्म में, जो कि होते हैं इनएक्टिव। ये तो पहला रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड रीजन ये है कि ये जितने भी एंजाइम आप देख रहे हो ना, ये सब एंजाइम ये एक्टिवेट होते हैं किससे, ट्रिप्सिन से होते हैं। ट्रिप्सिन कहां से आता है, ट्रिप्सिनोजेन से आता है। और ये कन्वर्जन कहां से होता है, ये होता है एंट्रोकाइनेज से, जो कि आ रहा है जीआईटी से। तो ऐसे मानो कि जब हमारा फूड पहुंचा पूरा जीआईटी के अंदर, तो जीआईटी में खासकर स्मॉल इंटेस्टीन में वहां से रिलीज हुआ क्या, एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज ने रिलीज किया, कन्वर्ट किया ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन ऑफ द पैंक्रियास। और बिकॉज ट्रिप्सिन बन गया तो ट्रिप्सिन इन सबको एक्टिवेट करके रिलीज करा देगा इनटू द, एक्टिवेट करके जो रिलीज हो गए इनटू द डुडम, वहां पर एक्टिवेट कर देगा सबको। तो मतलब ये हुआ कि सेकंड रीजन ये है कि एक्चुअली ट्रिप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रिप्सिन में। और ये कन्वर्जन किससे हो रहा है, एंटेरोकाइनेस। वो कन्वर्जन किससे है, वो है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस कहां से आ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टीन से आ रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टीन से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक रीजन एक और होता है कि अगर आप पूछो कि सर ये एक्टिवेट, जैसे कि जो जाइमोजेंस हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो बेसिकली वो होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम से, तो एक्टिवेट हो जाते हैं। पर क्या ये दोनों एक साथ ट्रांसफर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये हुआ थर्ड रीजन ये है कि जो जाइमोजेंस होते हैं ना, जाइमोजेंस एंड लाइसोसोम्स are transported in different vesicles या vacuoles। तो बिकॉज ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं तो दोनों आपस में कंबाइन नहीं करते, और बिकॉज आपस में कंबाइन नहीं करते तो एक्टिवेट नहीं होते, मान लिया। अच्छा, फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ है समथिंग कॉल्ड एज स्पंक। अभी स्पंक क्या है, SPINK, स्पंक 1 एक तरह का जीन है। ये जीन का फुल फॉर्म होता है सीरीन, ओके, प्रोटीएस इनहिबिटर, सीरीन प्रोटीएस इनहिबिटर काजाल 1, ठीक है। ये है स्पंक का फुल फॉर्म, मैं लिख देता हूं, सीरीन प्रोटीएस इनहिबिटर काजाल 1, ठीक है। ये है स्पंक। ये स्पंक जो है वो इनहिबिट करता है किसको, ट्रिप्सिन को। स्पंक जो इनहिबिट करता है ट्रिप्सिन को, इसीलिए अगर स्पंक जो है जीन अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो ट्रिप्सिन खुद से खुद एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ट्रिप्सिन खुद जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है अबाउट द नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पैंक्रियास। अब क्योंकि हमें ये पूरा क्लियर हो चुका है, तो यहां से हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। शुरू करें। एक्चुअली जब भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात होती है तो वहां पर होता है सेल्फ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम एक्टिवेट हुआ, उसने पैंक्रियास को डैमेज किया और उसने इन्फ्लेमेशन किया। तो जैसे ही पैंक्रियास का एंजाइम खुद पैंक्रियास को डिस्ट्रॉय करेगा, हम नाम दे देंगे ये है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो बाय डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है आपके लिए, इनएप्रोप्रिएट रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। ध्यान रखना, इनएप्रोप्रिएट किसका एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम, which destroy the tissues, pancreatic tissue obviously, and also lead to acute inflammation, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी हम बात करें पैंक्रियाटिक एंजाइम को, तो मैंने आपको क्लियर किया इसके पहले कि वो एंजाइम तो इनएक्टिव है, तो वो एक्टिवेट कैसे हो जा रहा है। उस एक्टिवेशन के बहुत सारे रीजंस है, उसको हम चर्चा करेंगे इन द etiology ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। बट बेसिकली क्या होगा, अगर आपको बिल्कुल बेसिक वे से समझाया जाए, तो जो भी एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं वो प्रो एंजाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एंजाइम्स में, किसमें, एक्टिवेटेड एंजाइम्स में। अब ये जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं वो डैमेज करेंगे एक तो फैट सेल्स को। ऐसा इसलिए बिकॉज देखो, अगर आप बात करो लाइपेज की, तो इवन तो देखो बाकी सारे एंजाइम जाइमोजन के फॉर्म में होता है, बट लाइपेज तो आपने कभी प्रो लाइपेज सुना नहीं है, सिर्फ लाइपेज सुना है। तो जब ये लाइपेज आएगा तो डायरेक्टली फैट सेल को डैमेज करेगा। और जो प्रो इलास्टेज है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, तो वो प्रो इलास्टेज को डैमेज करेगा, वैसे डैमेज करेगा। तो यहां पर है क्या, प्रो इलास्टेज, जो कि कन्वर्ट होके क्या हो चुका है, इलास्टेज हो चुका है।
वो डैमेज करेगा वेसल्स को। अब ये सिर्फ जो एंजाइम्स हैं वो इसके अलावा, इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने के अलावा क्या डैमेज कर रहा है, वो कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर रहा है, वो काइनेन्स को एक्टिवेट कर रहा है, और वो कर रहा है फाइब्रोलाइसिस। अब इनसे फर्दर वो पूरा पूरा पैंक्रेटिक टिश्यू डैमेज हो रहा है। बिकॉज पैंक्रेटिक टिश्यू डैमेज हो रहा है तो अगेन ढेर सारे एंजाइम निकल रहे हैं, और जो एंजाइम निकल रहे हैं अगेन वो बाकी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो एक विशियस साइकिल बन रहा है जहां पर एंजाइम पहले एक्टिवेट हुए, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया पैंक्रियास को, उससे और एंजाइम्स निकले और डैमेज होना शुरू हुआ पैंक्रियास को। अब इसको फर्दर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द इटियोलॉजीज व्हिच कैन लीड टू सच डैमेज। ठीक है, व्हाट आर द इटियोलॉजीज। तो बात करते हैं इटियोलॉजीज की यहां पर। ठीक है, इटियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बहुत ही मतलब एक लंबी लिस्ट ऑफ इटियोलॉजी है। अगर आप उसको बेसिक बेसिक में देखा जाए तो मेटाबॉलिक कॉजेज है, जेनेटिक कॉजेज है ना। मैं बेसिक लिख देता हूँ, मेटाबॉलिक है, इसको सबको डिस्क्राइब करेंगे अंदर में। मेटाबॉलिक क्या है, जेनेटिक कॉजेज है, ठीक है। मैकेनिकल ट्रॉमा है ना, मैकेनिकल डैमेज है जिसके ट्रॉमा हो सकता है। कुछ वैस्कुलर इश्कीमिया हो सकता है, ओके, वैस्कुलर इश्कीमिया हो सकता है, और हो सकते हैं इन्फेक्शंस, और हो सकते हैं इन्फेक्शंस। तो ये सारे के सारे इटियोलॉजी जो है वो पॉसिबल है यहाँ पर। अब हर को एक करके चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं पैंक्रियास के डैमेज की, तो हर चीज का अपना एक रोल है। जैसे अगर मैं बोलूं मेटाबॉलिक कॉजेस, तो वहां पर आते हैं क्या, टॉक्सिन्स आते हैं। टॉक्सिन्स में क्या है, अल्कोहल, सबसे बड़ा टॉक्सिन तो अल्कोहल है यहाँ पर। तो टॉक्सिन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा वहां पर है अल्कोहल। ठीक है, टॉक्सिन्स में कौन है, अल्कोहल है। फिर हाइपर लिपिडीमिया है, हाइपर लिपिडीमिया है। फिर हाइपर कैल्सीमिया है, और ढेरों ड्रग्स हैं। ड्रग्स तो बहुत सारे हैं, मतलब बट उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टैटिन्स है, एजाथायोप्रिन है, और बहुत सारे ऐसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। जेनेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझाया था पहले, इसमें आपको स्पंक याद है, आपको स्पंक 1 म्यूटेशन। ठीक है, इसके अलावा होता है PRSS, PRSS1 म्यूटेशन, BR11S म्यूटेशन। फिर कैल्शियम सेंसिंग म्यूटेशंस होते हैं, इसको CASR कहते हैं, CASR कहते हैं। और इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशन कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं CFTR, CFTR म्यूटेशन। फिर आते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल जो होते हैं वो होते हैं गॉल स्टोन्स, ट्रॉमा, या फिर एट्रोजेनिक। गॉल स्टोन्स, फिर ट्रॉमा हुआ, और फिर आयाट्रोजेनिक। गॉल स्टोन्स, ट्रॉमा, या फिर एट्रोजेनिक, मतलब कुछ जैसे ERCP हो रहा है, तो ERCP में जब प्रोब अंदर डालोगे तब जाके ट्रॉमा हो सकता है, तो उसको कहते हैं एट्रोजेनिक। मतलब ट्रॉमा नहीं है एग्जैक्टली, बट कुछ अदर बाकी चीजों देखते समय, ट्रीट करते समय वहां पर डैमेज हो सकता है, एट्रोजेनिक कहते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा वैस्कुलर हो सकता है, जैसे कि शॉक, एम्बोलिज्म, ओके, वैस्कुलाइटिस हो सकता है, पैन। और इन्फेक्शंस में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मम्स और कॉक्सैकी। अब देखा जाए, इतने सारे इटियोलॉजीज हैं और सभी इटियोलॉजी का अपना एक इंपॉर्टेंस है। उसको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद कि क्या क्या इसमें हो सकता है और किस तरह से हम समझ सकते हैं इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एक्यूट पैंक्रेatitis। ठीक है, देखो, शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी जो कि सबसे कॉमन है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल बेसिकली एक मेटा ऑब्वियसली एक ड्रग है। अब अल्कोहल क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का। ठीक है, अब इसके अलावा अल्कोहल जो है वो पैंक्रियास के सिक्रीशंस को बाहर निकल नहीं दे रहा है। एक तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, मतलब जो फाइनल स्फिंक्टर होता है ना, जैसे मान लो कि ये जो है वो अ, ये देखो, ये पैंक्रेटिक स्फिंक्टर है ना। ये वाला जो है कॉमन बाइल डक्ट का स्फिंक्टर, जिसमें बॉडी होता है, बॉर्डन होता है ना, यहाँ बॉर्डन होता है, यहाँ पर वर्संग होता है, और देखो यहाँ पर होता है एम्पुला ऑफ वेटर, और यहाँ पर क्या होता है, ओडाई। तो ये क्या है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, याद होगा आपको। ये ओडाई का जो कॉन्ट्रैक्शन है, तो पहला है अल्कोहल, इट कॉजेस इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये है पहला, ये पहला है।
सेकेंड सेकेंड ये है कि सिक्रीशंस बढ़ाता है। अल्कोहल जो है ना, एक तो उसने इसका कॉन्ट्रैक्शन कराया, सेकेंड सिक्रीशंस यहां बढ़ा रहा है। अल्कोहल जो है वो सिक्रीशंस बढ़ा रहा है यहां से, ठीक है। सेकेंड जो है वो मैं अगेन कह रहा हूं, अल्कोहल इट विल इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ पैंक्रियास। ध्यान रखना, एक तरफ तो उस पूरे ओडाई को वो कॉन्सेंट्रेट कर चुका है और सिक्रीशंस बढ़ा रहा है, इसके अलावा जो सिक्रीशंस है उसको काफी वो थिक कर देता है। इट ऑल्सो थिकन्स द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, थिकन्स द पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। फोर्थ है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बढ़ाता है। आरओएस बढ़ते ही जो लाइसोसोम्स हैं दे एक्टिवेट जाइमोजेंस मोर, जाइमोजेंस को मोर, ओके। और फिफ्थ है इंक्रीज्ड कैल्शियम, इंक्रीज्ड कैल्शियम via the mitochondrial damage, okay, increase calcium and this will lead to mitochondrial damage, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखो, इन सभी एक्शन से अल्कोहल जो है वो कर रहा है डैमेज टू द पैंक्रियाटिक टिश्यू। जब पैंक्रियाटिक टिश्यू डैमेज होगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके सेल्फ एक्टिवेशन हो जाएंगे एंजाइम्स के, और उससे देखा जाए तो एक्यूट पैंक्रियाटिस की जो कहानी है वो और स्ट्रांग हो जाती है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर एक और समझते हैं, रुको। अब हम देखते हैं अबाउट द हेरिटरी कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस। देखो जेनेटिक कॉज में आपको एक दो मैंने बता चुका हूं, जैसे एक बताया था स्पंक। ये जो स्पंक म्यूटेशन है, इससे देयर इज इंक्रीज्ड ट्रिप्सिन एक्टिवेशन। स्पंक म्यूटेशन से जो ट्रिप्सिन एक्टिवेशन है वो बढ़ जाता है, और बिकॉज ट्रिप्सिन एक्टिवेशन बढ़ जाता है तो उससे अगेन डैमेज ज्यादा शुरू हो जाता है। ये हुआ स्पंक म्यूटेशन कारण। सेकेंड हम पढ़ेंगे PRSS म्यूटेशन, PRSS1 म्यूटेशन। अभी जो PRSS म्यूटेशन है ये क्या है, देखा जाए ये जो PRSS है इसको कहते हैं सीरीन प्रोटीएज 1 या ट्रिप्सिनोजेन 1 कहते हैं इसको। ये है सीरीन प्रोटीएज 1 या फिर ट्रिप्सिनोजेन 1, ट्रिप्सिनोजेन 1। जब PRSS1 म्यूटेशन होता है, इससे एक कैटायनिक प्रोटीन है और इसके गेन ऑफ म्यूटेशन से इट प्रिवेंट्स द सेल इनएक्टिवेशन, ओके। इसका कैसा म्यूटेशन है, गेन म्यूटेशन है, लॉस नहीं है, यह गेन म्यूटेशन। गेन म्यूटेशन से क्या होता है दैट जो ट्रिप्सिन है वो सेल्फ इनएक्टिवेट नहीं होता, सो इट प्रिवेंट्स सेल्फ इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन, इट प्रिवेंट्स द सेल्फ इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन। यह है PRSS1 म्यूटेशन। जो थर्ड है वो है CFTR म्यूटेशन, CFTR1 म्यूटेशन। अब CFTR1 म्यूटेशन क्या है, देखो होता क्या है कि अगर इसका लॉस हो जाए, ये तो लॉस है ना, देखो पहला भी लॉस था, ये भी लॉस है, स्पंक 1 ये भी लॉस म्यूटेशन था और ये भी लॉस म्यूटेशन था। म्यूटेशन या तो किसी जीन का गेन हो सकता है या तो किसी का लॉस हो सकता है। अगर CFTR जीन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन है उसका लॉस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इट ऑल्टर्स द फ्लूइड इन अ सिक्रीशन। तो फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, और फ्लूइड कम होने से जो सिक्रीशन वो इतना थिक हो जाता है कि वो आगे मूव नहीं करता और अल्टीमेटली कॉजेस डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। सो इट कॉजेस थिक एंड विस्कड secretions which causes duct obstruction, duct obstruction। इसके अलावा होता है द कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर म्यूटेशन, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर म्यूटेशन, CASR म्यूटेशन। ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर कहते हैं इसको, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर म्यूटेशन, ठीक है। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर म्यूटेशन ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और इससे कैल्शियम ज्यादा रिलीज होता है, तो इट कॉजेस इंक्रीज्ड कैल्शियम रिलीज विच एक्टिवेट्स एंजाइम, ओके, विच एक्टिवेट्स एंजाइम। और फाइनली देखा जाए तो होता है काइमोट्रिप्सिन C जीन जो कि डिग्रेड करता है ट्रिप्सिन को, और उससे जो ट्रिप्सिन इंजरी है वो बढ़ जाती है, वो इंजरी जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा CPI म्यूटेशन होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज म्यूटेशन होता है, वो जाइमोजन को ज्यादा एक्टिवेट करता है। तो बस मैं पांचवा और छठा का नाम लिख देता हूं। एक का नाम है द CTRC म्यूटेशन। जो CTRC म्यूटेशन है इसको हम कहते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन C, काइमोट्रिप्सिन C म्यूटेशन, काइमोट्रिप्सिन C म्यूटेशन।
और जो अगला है वो है जो CPA 1 म्यूटेशन। CPA 1 म्यूटेशन ये क्या करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज म्यूटेशन कराता है। ये है कार्बोक्सी पेप्टिडेज म्यूटेशन कराता है। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज म्यूटेशन होने से क्या होता है, इसमें जाइमोजन ज्यादा एक्टिवेट होता है, जाइमोजन ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो अभी देखो क्या क्या चीज है, एक तो हुआ स्पंक, ठीक है, PRSS1 जिसका एक्टिवेशन हो रहा है, CFTR1 म्यूटेशन लॉस हो रहा है, कैल्शियम सेंसिटिव म्यूटेशन से कैल्शियम बढ़ रहा है, CTRC और CPR म्यूटेशन से एंजाइम ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और ये ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है द पैंक्रेटिक टिश्यू को, पैंक्रेटिक टिश्यू को। तो देखा जाए हमने ये भी समझ लिया कि जो पूरा जो डैमेज है वो या तो होगा ट्रॉमा के कारण, या होगा मेटाबॉलिक कारण, या फिर होगा जेनेटिक कारण, है ना। मैंने बहुत सारे आपको कॉज समझा दिए। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो भी यहां पर म्यूटेशन हो रहा है इससे, या फिर जो भी मैकेनिकल डैमेज हो रहा है उससे होता क्या है। तो इसको समझने के लिए देखो दो तीन चीजें और भी आपको देखनी पड़ेगी कि पैथोफिजियोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं, कि जैसे डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर मान लो एसिनर इंजरी हो रहा है, या फिर मैंने बोला आपको जाइमोजन और लाइसोम एक साथ ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है और किस तरह से इससे डैमेज बढ़ जाता है। देखो, तो टू अंडरस्टैंड दिस मैं बना रहा हूं एक टेबल और फ्लो डायग्राम बोलो, उसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तीन इसके मेन आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, पहला। अगला जैसे मैंने बताया आपको एसिनर सेल का इंजरी, या तो ट्रॉमा से हो जाएगा, या फिर डायरेक्टेड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो अल्कोहल से निकला उससे हो जाएगा, या फिर डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह हुआ कि जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स और जो एंजाइम्स है वो एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इससे क्या होगा, देयर इज अ इंक्रीज्ड पैंक्रियाटिक प्रेशर, ठीक है। दिस विल लीड टू पैंक्रियाटिक इश्कीमिया, पैंक्रियाटिक इश्कीमिया, और इससे होता है इंपेयर्ड, इससे होता है इंपेयर्ड ब्लड फ्लो। और आपको पता है जैसे इंपेयर्ड ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू एसिनर इंजरी, ठीक है। देखा जाए डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह हुआ कि लाइसोसोम्स प्लस द जाइमोजेंस, these are transported together। इससे भी क्या होगा, और देखा जाए तो इससे और इससे क्या हो रहा है, एसिनर सेल इंजरी हो रहा है। इवन मैकेनिकल होगा, एट्रोजेनिक होगा, उससे भी क्या हो रहा है, एसिनर इंजरी हो रहा है। अब जैसे ही एसिनर इंजरी हो रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो एसिना ही क्या है, एसिना बेसिकली ग्लैंड्स है ना। अगर ग्लैंड का इंजरी होगा तो उससे बहुत सारे एंजाइम बाहर निकलेंगे, जो एंजाइम बाहर निकलेंगे उससे क्या शुरू हो जाएगा, प्रोटियोलाइसिस, फैट नेक्रोसिस, पैंक्रियास का पैरेन्काइमल डैमेज, इन्फ्लेमेशन होगा, इडीमा होगा, और बिकॉज उसमें से निकल रहे प्रोइलास्टेज तो जो वेसल है वो भी डैमेज होगा, मानते हो ना। तो बिकॉज में प्रोइलास्टेज निकल रहे हैं तो होगा माइक्रो वैस्कुलर डैमेज, बिकॉज उससे लाइपेज निकल रहा है तो क्या होगा, फैट नेक्रोसिस, बिकॉज उससे एंजाइम सारे एक्टिवेट हो जा रहे हैं पैंक्रियास के अंदर तो उसमें क्या होगा, देयर इज द प्रोटियोलाइसिस, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, पैंक्रियाटिक डैमेज, ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन और इडीमा, ये तो होना ही होना है। तो देखा जाए तो पूरे के पूरे पैंक्रियास में चेंजेस कैसे कैसे आएंगे, पैंक्रियास के चेंज आएंगे बिकॉज ऑफ सीवियर नेक्रोसिस एंड हेमरेज। ये सब कुछ क्या करेगा, दे विल लीड टू necrosis, hemorrhage plus inflammation of the pancreatic tissue, okay, necrosis, hemorrhage and inflammation of pancreatic tissue। इससे क्या होगा, जैसे आपको बताया मैंने कि माइक्रोवास्कुलर मतलब वेसल का डैमेज हो रहा है, पहला, ठीक है। जो फैट है उसका नेक्रोसिस हो रहा है, देयर इज प्रोटियोलाइसिस of what, of the pancreatic damage, फिर there is paralysis causing pancreatic damage and there is inflammation, along with that there is edema। इससे देखा जाए तो सबसे पहले क्लिनिकली क्या होगा, पेशेंट को उसको पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा,
है ना, बहुत शार्प एक्सक्रूसिंग पेन होता है, और ये पेन जो है वो एपिगैस्ट्रिक में होता है, और ये रेफर करता है टुवर्ड द शोल्डर रीजन, ये रेफर करता है टुवर्ड्स द शोल्डर रीजन। तो ये सब बेसिक बेसिक आइडियाज आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकली पेशेंट को क्या प्रेजेंटेशन आ रही है। तो मैं इसको लिखता हूं ऐसे, क्लिनिकल फीचर्स। मोस्ट कॉमन क्या है, वो है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पेन बिल्कुल शार्प पेन होता है, इंटेंस पेन होता है यहां पर एपिगैस्ट्रिक एरिया में, और ये लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेफर करता है ना, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि रेफर कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर रीजन। एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि या तो बैक की तरफ जाएगा या फिर लेफ्ट शोल्डर रीजन की तरफ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एमआई का पेन है, इतना स्ट्रांग होता है ये। साथ में एनोरेक्सिया होगा, सीवियर वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये काफी कॉमन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे लैब फाइंडिंग्स, तो उसमें सबसे पहले देखोगे तो लाइपेज और अमाइलेज, ये दोनों काफी इंक्रीज रहते हैं। यहां पर देखना है कि सबसे सेंसिटिव स्पेसिफिक ये वाला है। इवन दो जो फर्स्ट एंजाइम है जो इंक्रीज कर रहा है वो अमाइलेज है, बट अगर आप देखोगे सेंसिटिव प्लस स्पेसिफिक एंजाइम, तो वो ना लाइपेज कहलाता है। इसका रीजन ये है ना कि लाइपेज का जो इंक्रीज होता है वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है, जबकि जो अमाइलेज होता है वो तुरंत कम हो जाता है। मतलब देखा जाए तो लैब फाइंडिंग ये कहता है कि अमाइलेज लेवल एंड लाइपेज लेवल स्टार्ट टू इंक्रीज विद इन 4 आवर्स। 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे में ये इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जबकि जो लाइपेज है वो 8 से 14 दिन तक इट इज इन एलिवेटेड टिल 8 to 14 days, जबकि अमाइलेज इज एलिवेटेड फॉर 3 to 5 days। इंक्रीज टिल 3 to 5 days, और स्टार्ट कब होता है, विद इन 4 आवर्स। विद इन 4 आवर्स ऑफ द पैंक्रेटिस ये इंक्रीज करता है, 4 घंटे में इंक्रीज किया और 3 से 5 दिन में नॉर्मलाइज कर गया। लाइपेज जो 13 दिन तक इंक्रीज किया रहता है। ठीक है, इंक्रीज किया रहता है। इसके अलावा देखो, अगर फैट नेक्रोसिस हो रही है तो जो कैल्शियम है वो पूरा चिलेट हो जाएगा। आपको बताया था मैंने इसको फैट नेक्रोसिस में, उसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो मतलब ये हुआ कि इसके अलावा जो कैल्शियम लेवल है पूरे बॉडी का वो डिक्रीज करेगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को बीटा सेल डैमेज हो रहा है तो उसको पहले तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा और फिर ग्लाइकोसूरिया भी हो सकता है, बिकॉज आयरन सेल्स उसी आसपास में है। तो देखा जाए तो ये सारे इसके सीवियर फाइंडिंग्स हैं। डायग्नोसिस करने के लिए आप लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप सीटी स्कैन से देख सकते हो, है ना। तो सीटी स्कैन से आपको देख सकता है इन्फ्लामेशन, उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड सीटी स्कैन भी आ चुका है आजकल। अच्छा, इसके अलावा जब ट्रीटमेंट करोगे तो आपको देना पड़ेगा रेस्ट टू द पैंक्रियास। तो रेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ दो, नील पर ओरल कहते हैं। आईवी फ्लूइड्स देना पड़ेगा उस पेशेंट को, इंटरवेस फ्लूइड्स देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा एनाल्जेसिक्स, पेन किलर। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन, ऑब्वियसली इसमें आप जो एनालिसिक ऑफ सैलिसाइलेट नहीं दे सकते हो, बिकॉज वो तो काफी डैमेज करेगा जीआई को। तो आप इसमें मॉर्फिन टाइप का दे सकते हो। ठीक है, अब देखो इतना डैमेज हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशन वाइज आपको पढ़ा के रखा है मैंने इन द अदर टॉपिक्स ऑल्सो। इसमें एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, इट कैन लीड टू ARDS, and can lead to the sterile abscess. Okay, sterile pancreatic abscess, which can later on it can get infected, as a infected, but बाद में जाके infected हो सकता है। Initially it is usually the sterile pancreatic abscess। तो सिस्टमिक फेलियर जो बाकी ऑर्गन्स के हैं उससे प्रोग्नोसिस और खराब हो जाती है, वो भी ध्यान रखना कि दीज ऑल विल लीड टू व्हाट, पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट एक्यूट किडनी फेलियर में जा रहा है, या फिर उसको मान लो इन्फेक्टिव सेप्सिस हो रहा है, या फिर मान लो उसको ARDS तक फाइंडिंग आ रही है, तो दीज ऑल सिग्निफाई व्हाट, दे ऑल सिग्निफाई द पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, सो पैंक्रेटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ठीक से पढ़ो, बिकॉज एक तो सर्जरी में ये पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ट्रीटमेंट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, डायग्नोसिस पढ़ा चुका हूँ, इससे आपकी पूरी की पूरी पैंक्रियास की जो कॉन्सेप्ट है एक तो वो क्लियर भी हो जाएंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ओके।